अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CB125F में क्या इश्यूज हैं। इस वीडियो का अब काफ़ी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा, और वो इसीलिए क्योंकि मैंने इससे पहले जो इसका ऑनर रिव्यू बनाया था वो मैंने उसमें तारीफें की थी, लेकिन आज 1.5 साल बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों के साथ CB125F के रेड फ्लैग्स शेयर करता हूँ। मुझे उसमें इस 1.5 साल में क्या क्या इश्यूज नजर आए हैं, कि मेरा क्या पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले CB125F बहुत अच्छी बाइक है भाई। लाइक इसमें एसएच मैंने कोई प्रॉब्लम्स नहीं देखी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि शायद आपको एक यूज करने वाला बंदा बता सकता है, जिसने इस बाइक को यूज किया है वो आपको बता सकता है कि ये किस टाइप की बाइक है। सबसे पहला रेड फ्लैग जो कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा इस बाइक का मुझे नहीं पसंद, वो इसकी सीट है। और सीट भी इसकी ये नहीं कि वो हार्ड है या बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, नहीं, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, बहुत अच्छी भी नहीं बहुत बुरी भी नहीं। मुझे सीट में जिस चीज से मसला है वो ये है कि इसकी सीट की थिकनेस बहुत ज्यादा है। थिकनेस ज्यादा होने की वजह से इस बाइक की हाइट ज्यादा है, जो कि लाइक मेरे हाइट के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो लोग थोड़े से छोटे साइज के हैं, जिन लोगों की हाइट छोटी है, उनके पैर नहीं लगते ठीक से इस बाइक पे, और उनको जाहिर है फिर इस चीज में मसला आता है, बैठने में मसला होता है, कभी सिग्नल पे खड़े होते हैं, कभी राइट गिर रहे होते हैं, कभी लेफ्ट गिर सकते हैं। सीट की थिकनेस ज्यादा होने की वजह से इस बाइक में एक और फॉल्ट निकल के आता है, और वो ये है कि आपका सिटिंग पोस्चर बहुत बुरा आता है। अब जब मेरे टाइप का बंदा बाइक पे बैठता है ना, एक तो सीट ऊंची है, दूसरा हैंडल नीचे होता है, तो फिर आपका पोस्चर ऐसे होता है। अगर मैं थोड़ा सा साइड करके दिखाऊं, पोस्चर ऐसे बेंड होके आता है, मेरी कमर ऐसे बेंड हुई हुई है, तो ये पोस्चर निकल के आता है। मैं एक फोटो भी अटैच करूंगा। जब बाइक नई नई खरीदी थी मैंने थोड़ा सा फोटो शूट किया था, और उसमें मेरा पोस्चर नजर आएगा कि कितना बुरा लगता है। तो ये एक मेजर किस्म का रेड फ्लैग है जो कि CB125F में थोड़ा सा है। और इसका हल क्या है? जाहिर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा। सोल्यूशन एज ए यूजर आप जो कर सकते हो, मुझे पर्सनली स्पीकिंग मुझे तो आदत हो गई है लंबी हाइट की बाइक, एक मजा आता है चलाने में। दूसरा पोस्चर वाला भी इसमें मैंने मसला निकाल लिया था, और उसको मैंने अपने ही सोल्यूशन खुद ये बना लिया था। मैं थोड़ा सा पीछे होकर बैठता हूँ, और हैंडल थोड़ा सा जब मैंने यहाँ पकड़ना है मैं ऐसे पकड़ के बैठता हूँ, मेरा पोस्चर खुद ही सही रहता है। उसके अलावा इसको बाइक की हाइट से मसला है, इसको बाइक का पोस्चर सूट नहीं करा, वो क्या कर सकता है, वो सीट को मैनुअली जाके ट्रिम करा सकता है। अब जाहिर है आपने बाइक खरीद ली है, होंडा तो इस चीज को फिक्स करके नहीं देगा, क्योंकि जो उनके पास दूसरी ऑल्टरनेटिव सीट्स हैं बाइक की, वो भी वही है जो कि आपकी जेनवन पे लगी है। तो इसमें कोई ऑल्टरनेटिव सीट आप मेरा नहीं ख्याल लगा सकते, जिस वजह से आपको खुद ही एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा इस बाइक में जो इशू देखने को मिला है वो है, और कोई इशू ही नहीं मिला यार, एक इशू की बेस पे वीडियो बनाने पर बैठ गया हूँ मैं। खैर दूसरा इस बाइक में जो इशू है वो है, इस बाइक में DRLs नहीं है। और ये खैर पाकिस्तान की जितनी भी इस कैटेगरी में बाइक्स लाया करती हैं, किसी में DRL नहीं है। उस हिसाब से देखें तो ये बाइक बहुत अच्छी है, लेकिन अगर दुनिया से कंपेयर करें तो ये बाइक बहुत पीछे है, क्योंकि बाहर के कंट्रीज में DRLs मिलते हैं, फॉग लाइट्स मिलती हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, और यहाँ पे हमें हेलोजन बल्ब मिल रहा है। और DRL तो खैर दूर दूर की बात है, लेकिन दुनिया के साथ चलना है तो फिर इसमें DRLs भी होने चाहिए थे, LED लाइट्स होनी चाहिए थी, LED से भी ज्यादा अगर एडवांस जाना था तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो इसमें होने चाहिए थे। तीसरा इस बाइक में जो मुझे एक चीज अच्छी नहीं लगी वो इसके इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स लाइक आई नो होंडा के लाइक स्टाइल ही है, लेकिन होंडा को चाहिए कि वो जो बाहर के कंट्रीज में जो इंडिकेटर्स चल रहे हैं वो ही लॉन्च करें इन बाइक्स में, ताकि जरा अच्छी लुक आए। नॉट सेइंग कि ये वाले इंडिकेटर्स इसके लाइक, लेकिन हम एज अ अवाम बोर हो गए हैं भाई ये वाले इंडिकेटर्स देख देख के। एक ही पीछे से काला फ्रंट से येलो, क्या इंडिकेटर है ये? मैंने तो आफ्टर मार्केट लगाया और उसकी क्वालिटी ही लोकल है, लाइक हमारे लोकल वेंडर्स बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी ही फिर वैसे होती है। आए दिन कभी बल्ब खराब हो जाता है, कभी कुछ। तो ये होंडा को एज अ कंपनी चाहिए कि इंडिकेटर्स में हमें वेरिएशंस दे और इन बाइक्स में लगाए। तीसरे इशू पे आते हैं जो कि हर बंदा डिस्कस करता है, वो है इसके वाइब्रेशन का। और वाइब्रेशन का आपको हर वो निकम्मा बंदा बोलता हुआ मिलेगा जिसने कभी ये बाइक रखी भी नहीं, कभी चलाई भी नहीं। लोग वाइब्रेशन का इशू इसलिए हाईलाइट करते हैं क्योंकि सिंपल 125 में वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है, और उसके साथ कंपेयर करके वो इंजन सोच के इसको भी वाइब्रेशन में कंसीडर कर देते हैं। क्या मतलब, कोई लॉजिक आप लोग नहीं देते अपनी वीडियोस में। मैं उन यूट्यूबर्स को कह रहा हूँ जो कि CB125F पे वीडियो बनाते हैं, कभी एक्सपीरियंस नहीं इन्होंने ठीक से किया, कभी कुछ नहीं। वाइब्रेशन टेस्ट पे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, जो कि लाइक तकरीबन 5 से 6 हजार RPM पे मैंने RPM रखा था, और जीरो वाइब्रेशन थी उसमें। जीरो वाइब्रेशन थी लिटरली, जितनी GS150 में होती है उतनी ही वाइब्रेशन इसमें होती है। और अभी भी मैं वही बात करूंगा, CB125F में वाइब्रेशन नहीं है। अगर आप 100 तक लेके जाते हो इसको, तब जाके आपको वाइब्रेशन फील होती है, और बिल्कुल मिनिमम सी। आपने अगर CD70 और CG125 चलाई है ना, आपको पता होगा वाइब्रेशन होती क्या, आप ऐसे ऐसे कांप रहे होते हो। CB125F में ये चीज नहीं है, इसमें वाइब्रेशन है लेकिन बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मामूली सी के लाइक बिल्कुल लाइक मैं क्या बोलूं, अगर आपने GS150 चलाई है उसमें जो वाइब्रेशन का लेवल है सेम उतना इसमें है। YBR से बेहतर नहीं है,
YBR एक टॉप लेवल पे है। और उसके अलावा अगर आप देखो ये जो वाइब्रेशन वाली चीज अनलॉक होती है वो इसलिए भी होती है क्योंकि YBR और GS150 इनके RPM उस हिसाब से ऊपर नहीं जाते जिस तरह से होंडा का इंजन जाता है। अगर YBR और सुजुकी जा रहे हैं ना 10,000 RPM पे, ये 12,000 RPM उससे भी ज्यादा चले जाता है, जिस वजह से वाइब्रेशन डेफिनेटली बनती है। और वाइब्रेशन अगेन वो नहीं होती कि आप कांप रहे हो ऐसे या फिर ऐसे ऐसे, नहीं, मामूली सी बिल्कुल ऐसे, ये मतलब ऐसे नहीं कि मतलब आपको खारिश शुरू हो गई, आपका हाथ दर्द शुरू हो गया, हाथ सुन्न हो गया, ये वो कोई ऐसा सीन ही नहीं है। बहुत कंफर्टेबल है ये। अगर आप 60 की स्पीड रखते हो, 40 की, इवन 70-80 भी रखते हो तो आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगी। तो वाइब्रेशन में ये कंप्लेन नहीं थी, ये बहुत एक अच्छी चीज है। स्टिल होंडा इंजन अपडेट कर दो यार, मतलब 2025 चल रहा है, आप लोग कारपोरेटर पे बैठे हुए हो, EFI इंजन डालो और कम बजट में थोड़ा सा एडजस्ट करो यार। मतलब कंपनी हो आप एक, और आपका तो अब कंपेटिटर ही चला गया। अगर होंडा में से कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो यार अपनी बाइक्स को अपडेट करो। आपकी बाइक्स बहुत अच्छी हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी इनमें गलती हैं जो कि आप फिक्स करके मार्केट कैप्चर कर सकते हो, और आपने की भी हुई है, लेकिन आप मजीद इसको आगे तक स्कोप कर सकते हो। आपकी ये CB125F लोग खरीदते हैं मुझे पता है, लेकिन उस हिसाब से इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उनको लगता है कि इसमें होंडा का 125 वाला इंजन है जो कि सेम वाइब्रेशन बनाता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो लोगों को कन्विंस करो, अपनी मार्केटिंग अच्छी करो, हर चीज करो। ये मैसेज मेरा एक होंडा के लिए था। एक इशू मुझे जो इस बाइक में और देखने को मिला है वो इसकी पेंट क्वालिटी का है, और वो पेंट क्वालिटी सिर्फ इसकी ग्रैब रेल और साइड फुटरेस्ट का वो एक जो जगह होती है उस पे है। अब उसमें ये सीन है, वो चीज हल्की सी नाजुक है, आप उस पे नाखून भी फेरोगे ना वो पेंट शायद उतर आएगा, नाखून से तो नहीं, लेकिन आप चाबी हल्की सी करोगे ना तो ग्रैब रेल पर से वो मैट ब्लैक पेंट उतर आएगा। मैं पूरी बाइक ही नहीं कह रहा, पूरी बाइक की पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ग्रैब रेल और फुटरेस्ट का वो जो कवर होता है, इन दोनों चीजों की बस पेंट क्वालिटी अच्छी कर दो, रेस्ट ऑल गुड। मैं एक सेटिस्फाइड कस्टमर हूँ, और मुझे इस बाइक से जो जो इश्यूज अभी तक नजर आए इस 1.5 साल में 5,000 किलोमीटर चलाने के बाद मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। पार्ट अवेलेबिलिटी का भी अगर बता दूं, इसके पार्ट बिल्कुल अवेलेबल हैं, जिस वजह से मैंने वो चीज़ इस वीडियो में मेंशन नहीं की। उसके अलावा आप लोगों को कोई भी सवाल जहन में हो, आपके जहन में कोई भी इस बाइक से रिलेटेड इशू हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताओ। आज के लिए इतनी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।